तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे जो यंगस्टर्स के हाथों में हथियार बहुत बड़ा मुद्दा है। आज की वो जनरेशन जो स्कूल से निकल के सीधी किसी कारोबार की तरफ, किसी रोज़गार की तरफ, जहाँ अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ निभाने की तरफ, परिवार का ख्याल रखने की तरफ नहीं जा रही, बल्कि एक बहुत बड़ी गिनती में क्राइम की, जराइम की दुनिया में कदम रखने के लिए ज़्यादा उतावली रहती है। और उसके पीछे जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, सोशल मीडिया के ऊपर गन कल्चर को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, जो पिछले कुछ सालों तक अंडरवर्ल्ड तक ने कभी इस तरह से प्रमोट नहीं किया था। गिने चुने आदमी उनके साथ होते थे, उन्हीं से काम करते थे, करवाते थे। लेकिन अब ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपने गैंग में शामिल करने के लिए भर्ती करवाई जा रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और हथियार इस किस्म के जिनका आम लोगों को देखना भी संभव नहीं होता, इन लोगों के पास वो हथियार और उन हथियारों का असला, कारतूस, वो इनको सब मुहैया हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत गंभीर मुद्दे को शुरू करेंगे हम, लेकिन उसके पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि जब आप ये वीडियो देखना शुरू करोगे 8 बजे के करीब, तो उस समय पे सिद्धू मूसावाला के गांव में, उसके घर में, उसके माता पिता और परिवार के साथ नई गठित हुई SIT की मीटिंग चल रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले चारों के चारों बड़े ऑफिसर, जो उनमें से एक IG, एक DIG, एक SSP और एक DYSP, जो कल एक नई SIT बनी, उसकी एक दिन पहले जो बनी, उसके चारों के चारों सदस्य मुझसे गांव में पहुंच चुके हैं। और बलकौर सिंह जो उनके पिता हैं, उनके साथ उन चारों सदस्यों की मीटिंग चल रही है। सिर्फ परिवार के मेंबर अंदर हैं, बाहर का आदमी कोई नहीं। ये चारों और परिवार के 4 लोग काफ़ी तकरीबन पौने घंटे से, अभी जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसके हिसाब से मीटिंग चालू है। देखेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, फिर फ़ोन करूँगा उनके घर पे। अगर कोई बड़ी बात हुई तो आपसे एक स्पेशल बुलेटिन में ज़रूर शेयर करेंगे, नहीं तो कल उसका पूरी जो तफसील से आपको बता देंगे। तो अब वापस चलते हैं आज के मुद्दे पर। इन लोगों को हथियार कहाँ से मुहैया होते हैं और कैसे उन हथियारों का दिखावा किया जाता है, इस पूरी समस्या को समझने के लिए आसानी से आप एक बार इन कुछ तस्वीरों पे नज़र डाल लीजिए जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि कैसे गन कल्चर को लेके सोशल मीडिया ने एक बहुत अजीब किस्म का रोल अदा किया है। होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हो गया। इसमें ना आपके हाथ में कुछ है, ना मेरे हाथ में कुछ है। सोशल मीडिया का यूज़ भी होता है, मिसयूज़ भी होता है। वो बच्चे लोग जिनकी उम्र अभी कुछ लाइफ में सेट होने की होती है, कोई घर बार बसाने की बात होती है, उस उम्र में ये लोग हथियार हाथ में लेके निकलते हैं, अपनी जान, दूसरे की जान को खतरे में डालते हैं। तो ये पहली पिक्चर आप देखिए, ये है पंजाब के बड़े गैंगस्टर में से एक देवेंद्र बंबिहा की। बहुत साल इस आदमी ने मुंबई के पंजाब के अंडरवर्ल्ड पे राज किया। बहुत इंट्रा गैंग रवायलरीज हुई, मर्डर हुए। इन्होंने दूसरे गैंग के लोगों को मारा, दूसरे गैंगस्टर ने इनके लोगों को मारा। और इस देवेंद्र बंबिहा के जो तस्वीर में आप दे सकते हो कि साथ में फोटोग्राफ एक जो पीछे बनी हुई है, कोलाज बना हो, उसमें गोलियों से अपना नाम लिखा हुआ है, जो प्रोहिबिटेड बोर के कारतूस हैं,
जो एम्यूनिशन जो है वो प्रोहिबिटेड बोर का है। तो एक ट्रेंड, एक फैशन शुरू हुआ कि अपना नाम गोलियों से लिख के अपनी फ़ोटो के साथ नीचे कोई मैसेज लिख के सोशल मीडिया पे डालना, ख़ास तौर पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जब नहीं थी जब, लेकिन आज है। इसी तरह से बाकी के लोगों ने इस ट्रेंड को फॉलो किया। अगली तस्वीर में आपको दिखाता हूँ। दीपक टीनू आजकल सुर्खियों में है। मानसा से सिद्धू मूसेवाला केस में अरेस्ट हुआ था सीआईए स्टाफ के पास। 2 दिन से हम इसकी स्टोरी कर रहे हैं। इसने भी दोनों हाथ में वेपन्स लेके अपनी ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको फेसबुक पे डाला था। भले इसको फॉलोअर ज़्यादा नहीं मिले, तकरीबन एक अकाउंट में 3,800 फॉलोअर थे, दूसरे में 4,000 थे, कुछ एक में मैक्सिमम फॉलोअर थे 5,200, लेकिन सब के सब अकाउंट आज के दिन में कैंसल हुए हैं। तो ये एक पहली तस्वीर। और दूसरी तस्वीर इसी की मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे गोलियों के साथ ही कारतूसों के साथ उसने अपना नाम टीनू हरियाणा लिखा हुआ है। तो ये एक फैशन स्टेटमेंट इन लोगों की हुई थी। टीनू हरियाणा, साथ में उसके हथियार जो हैं उनको दिखाया गया है और इन तस्वीरों को फेसबुक पे डाला गया। जो सब तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फेसबुक से ही स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। ये किसी ने हमें प्रोवाइड नहीं की, जो किसी ने हमें ख़ास तौर पे नहीं भेजी हैं। हमारी टीम के एक मेंबर ने इनको फेसबुक से निकाला है। और देखिए, इतने सेंसिटिव लोग होते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं कहीं तो भी ये स्वर्ण कुमार नाम के आदमी की गैंगस्टर जो है उसकी एक फेसबुक पे उसने डाला था अपनी माँ को याद कर। माँ भी उसने गोलियों से लिखा है। कमाल इनके सेंटीमेंट्स हैं, लेकिन सोचते नहीं कि अगर उनको कुछ होगा तो उनकी माँ पे क्या गुजरेगी। और ये शख्स है काली शूटर, बहुत कुख्यात क्रिमिनल है हरियाणा का, आजकल जेल में है। इस आदमी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारे हथियारों के साथ, लेकिन ये एक तस्वीर ऐसी है जो बाकियों से अलग है। इस शख्स ने अपना जो हुक्का पीने वाला जो यंत्र बनाया है, हुक्का जो हरियाणा में आम लोग पीते हैं पंचायत में, घर में, बाहर बैठ के, इसने वो AK-47 जैसी एक सेल्फ लोडिंग राइफल जैसी जो भी है उसको बनाया है और सुनहरी कलर की लग रही है। या तो कि पेपर चढ़ाया होगा बाहर सुनहरी कलर का, तो या कुछ और सोने का पानी चढ़ाया होगा, लेकिन हुक्का भी बनाया, वो भी बंदूक की शेप में। ये फेसबुक पे उसने अपना फ़ोटो डाला। एक और तस्वीर थी, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें 10-12 इस आदमी ने हथियार लेके एक चारपाई पे बैठ के फ़ोटो डाली हुई है। वो मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वो सारे प्रोहिबिटेड बोर के हथियार थे। अब आगे आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, अक्षय राजू करके हरियाणा का गैंगस्टर, उसमें अपने हथियार प्रोहिबिटेड बोर के भी हैं और दूसरे भी हैं। गोलियों से अपना नाम अक्षय राजू लिखा हुआ है। ये एक फेसबुक के अकाउंट से तस्वीर निकाली हुई है। ये शख्स भी शायद आजकल जेल में ही है। और ये तस्वीर एक दूसरे दीपक की है, ये भी हरियाणा का गैंगस्टर है, दीपक जाट। गोलियों से अपना नाम लिखा है और उसको फेसबुक पे डाल के अपने फ्रेंड सर्कल में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कितना बड़ा गैंगस्टर है। और ये तस्वीर है जो मैं जिसकी बात कर रहा था। ये यंगस्टर लोग अपन के चेहरे ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि ये लोग गैंगस्टर होंगे, या इस किस्म के मासूमियत वाले चेहरे, क्या इनको गैंगस्टरिज्म में जाना चाहिए था? और लेकिन ये लोग चले गए उस ज़िंदगी में। कुछ लोगों की तो बराबर अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, लेकिन आप हथियारों की संख्या देखिए। जिसके सामने बैठ के वो एक कहीं बैठे होंगे, वहाँ से सेल्फी लेके फेसबुक पे उन्होंने अपनी ये पोस्ट डाली। इनमें से कौन अभी कहाँ है, कौन बाहर है, कौन जेल में है, वो जो लोग देखने वाले लोग हैं जो इनको पहचान सकेंगे तो ज़रूर तहकीकात करना, शायद इनकी कोई खबर मिल जाए।
ये सब की सब तस्वीरें हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं इस चैनल को, उनका नाम है राजीव कुमार। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हथियारों की और एम्यूनिशन की उनको बहुत नॉलेज है। बहुत करीब से उन्होंने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, भांपा है और इसकी रिसर्च की है, स्टडी की है। उनके मुताबिक, और हमें आपको सबको मालूम है ये बात, कि हथियार तो एक बार मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। हथियार की उम्र बहुत लंबी होती है, जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक आपका साथी रहता है। लेकिन उसके अंदर जो एम्यूनिशन पड़ता है, गोलियां डिफरेंट बोर की, 22 बोर, 30 बोर, 32 बोर, 38 बोर, 9 mm, AK-47, असॉल्ट राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, इनके जो एम्यूनिशन है, जो बारूद है इनका, जो गोलियां हैं, वो कहाँ से सप्लाई होती हैं। जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर है, 32 बोर, 22 बोर, उसकी गोलियां तो समझो अवेलेबल है मार्केट में। जो गन हाउस है, जो लाइसेंस धारक हथियार वालों को हर महीने हर साल उनकी जो रोटेशन होती है उसके हिसाब से उनको गोलियां सप्लाई करते हैं, वो मान सकते हैं। लेकिन प्रोहिबिटेड बोर, वो हथियार जो आम आदमी नहीं रख सकता, सिविलियन, वो बोर के जो वेपन्स हैं, 38 बोर, 9 mm, 30 बोर का, ये खाली हमारे पुलिस के कुछ चुनिंदा ऑफिसर जिनका कम्बाट में रोल होता है, उसके बाद BSF, CISF, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कुछ हमारी एजेंसीज के लोग, NI हुए, CBI हुई, इन लोगों के पास होते हैं। सबके पास नहीं, वहाँ भी गिनती के लोगों के पास, जिनका काम खतरों से खेलना होता है, उनको ये प्रोहिबिटेड बोर के हथियार दिए जाते हैं और उनको एम्यूनिशन जो है वो दिया जाता है। और बड़ी अचंभित करने वाली बात यह है कि प्रोहिबिटेड बोर के जो कारतूस हैं, वो हिंदुस्तान में एक ही कंपनी बनाती है, पूना में। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है भारत सरकार की, खाली वो बनाती है। और वहाँ से वो जो पूरा एम्यूनिशन है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस को गोलियाँ जो सब बनती हैं वो सप्लाई की जाती हैं। वहाँ से किसी इंडिविजुअल को गोलियाँ नहीं बेची जाती, वो सिर्फ सरकार खरीदती है और सरकार वो खरीद के उन लोगों को देती है जिनके पास उस किस्म के हथियार होते हैं। तो जो क्रिमिनल्स के पास इतने बड़े बड़े हथियार आ गए, 9 mm, हर तीसरा गैंगस्टर पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं वो 9 mm ही यूज़ कर रहे हैं। बड़ी गोली होती है, लंबी होती है और उसका दूर तक मार करने का क्षमता होती है, नुकसान ज़्यादा करती है। वो गोलियां इनको कहाँ से मिलती हैं? अगर आप कहो कि वो पाकिस्तान से ड्रोन में आ जाती हैं, बॉर्डर से क्रॉस करके गुरदासपुर में ड्रोन उसको लैंड करके फेंक जाती है, अमृतसर में, तरन तारण में, फिरोजपुर में दे जाएगी, लेकिन वो हथियार और वो गोलियां वो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहाँ तो कोई ड्रोन नहीं आती, वहाँ तक कैसे पहुँच जाती हैं? और ड्रोन आएगी तो ये बॉर्डर पे वहाँ से पूरे हरियाणा में जितने गैंगस्टर हैं, आपने तस्वीरें देखी होंगी, उनमें आप देखिए कि वो यंगस्टर लोग जिनके अभी दाढ़ी मूछ नहीं आई, उनके अभी हंसने खेलने के, शादी ब्याह करने के, नौकरी ढूंढने के दिन हैं, वो हथियारों की नुमाइश करके सेल्फीज खिंचवा रहे हैं और बड़ी शान से उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। क्या हमारा सोशल मीडिया जिम्मेदारी से काम ले रहा है? ये सोशल मीडिया तो एक अच्छी बातें शेयर करने के लिए था, कुछ कंस्ट्रक्टिव जो डिस्कशन होती है, ख्यालों का आदान प्रदान होता है, विचार बटांतरा होता है, उसके लिए बनी गई थी।
और दूर दराज बैठे लोगों के साथ आसान कम्युनिकेशन हो जाए, उसके लिए बनी थी। और जो सोशली रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, समाज के इश्यूज़, घर के इशू, देश के इशू, दुनिया के इश्यूज़, उनको लेके एक हेल्दी विचारधारा बनाने के लिए, हेल्दी विचार पेश करने के लिए वो एक उसका साधन था। लेकिन अब उसका इस्तेमाल हो रहा है हथियारों की नुमाइश करने में। तो आपने ये जो तस्वीरों में जो देखा होगा अभी तक, उनमें आपने देखा कि उनके पास मैक्सिमम हथियार जो हैं वो प्रोहिबिटेड बोर के हैं, जिसका लाइसेंस नहीं दिया जाता। और जो प्रोहिबिटेड बोर के नहीं भी हैं, जो डिज़ायर्ड बोर के हैं, वो भी गैर लाइसेंसी हथियार हैं। वो उनको कहाँ से मिलते हैं? ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आप ऑफ द शेल्फ इसको बेच सकते हो। जैसे अमेरिका में होता है, आप दुकान में जाइए, सैकड़ों किस्म के हथियार पड़े होते हैं। अपना आप जो आपका वहाँ का कोड, आइडेंटिफिकेशन कोड है, नंबर दे के वो दिखा के आप जो मर्जी हथियार खरीद लो। आप मशीन गन भी खरीद सकते हो, आप AK-47 भी खरीद सकते हो, असॉल्ट राइफल भी खरीद सकते हो, ऑटोमेटिक वेपन्स खरीद सकते हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है। यहाँ पे दुकान पे जाके आपको वेपन नहीं मिलती, आपको पहले लाइसेंस बनाना पड़ेगा। वो 12 बोर का हो, राइफल का हो, या शिकार के लिए हो, या सेल्फ डिफेंस के लिए हो। और हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो लाइसेंसेस हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए दिए जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए। मतलब जब कभी आपकी जान को खतरा हो तो आप अपनी जान बचाने के लिए किसी के ऊपर फायरिंग कर सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप हथियार हाथ में लेके ब्याह शादी के टाइम पे हवा में फायर करते रहो, जन्मदिन पार्टी में हवा में फायर करते रहो, लोगों को हथियार डरा के लूट मार करो। उसके लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता। और जितने जो प्रोहिबिटेड जो बोर्स हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं होते, बेसिकली वो असॉल्ट के लिए होते हैं, हमला करने के लिए होते हैं, दुश्मन को मारने के लिए होते हैं। इसीलिए जो AK-47 जैसी जो गन्स हैं उसको असॉल्ट राइफल कहा जाता है। असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, वो अटैक करने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए वो वेपन बने हैं। और वो वेपन अगर आम लोगों के हाथ में 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19-20 साल के बच्चों के हाथ में आ जाए तो क्या आगे आने वाले समय में समाज का, देश का क्या होगा? ये बहुत चिंता वाली सिचुएशन है। और आज का यंगस्टर ऐसे लोगों को हीरो बनाता है। हमारा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है, महंगाई के खिलाफ मार्च निकलता है, उसमें पुलिस का लाठीचार्ज हो जाए, लोगों को चोट लग जाए, पुलिस फायरिंग भी हो जाती है, कई बार लोग मर जाते हैं, लेकिन उसको इतनी फुटेज नहीं दी जाती जितनी एक लॉरेंस बिश्नोई जैसे या जग्गू भगवानपुरिया जैसे शख्स को एक जेल से दूसरी जेल में ले जाने के लिए जितनी कवरेज उसको दी जाती है उतनी किसी अच्छे काम को नहीं दी जाती। उन्होंने क्या पहना है वो भी दिखाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये लगती है जब पुलिस वाले खुद ऐसे गैंगस्टर के साथ खड़े होके सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, और इतना बन ठन के वो लोग निकलते हैं। पुलिस वाले भी जो सिविल में होते हैं, जो प्लेन क्लोथ में साथ में जाते हैं, वो भी बढ़िया बढ़िया टी-शर्ट कपड़े पहन के जाते हैं कि हम आज लॉरेंस बिश्नोई के कॉन्वॉय के साथ जा रहे हैं तो हमारी फ़ोटो भी अच्छी आनी चाहिए। ये बहुत बुरा ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है। ये नेगेटिविटी से बचना चाहिए हमें, और जो दिखाना चाहिए, जिसको देख के लोग क्राइम करने से डरें, उनको हथकड़ियाँ लगा के, उनको बांध के, उनको ठीक ठाक करके लेके जाना चाहिए। यहाँ उनको ऐसे पकड़ते हैं कि हथकड़ी दिखाई तक नहीं देती। एक अजीब माजरा है।
एक क्रिमिनल को अगर आप क्रिमिनल की तरह पेश नहीं करोगे तो समाज में उसका डर नहीं निकलेगा। क्रिमिनल उतना बड़ा तब बनता है जब जितना बड़ा उसका डर हवा समाज में होता है। इसीलिए क्रिमिनल बड़े बड़े काम करते हैं, भले साल में एक करे। साल में एक बड़े आदमी को मार दिया, नाम वाले को, पूरा साल उनकी रोटी रोजी चलती रहती। और जब जेल में होते हैं तो करोड़ों रुपए उनको साल में जेल वालों को देने पड़ जाते हैं। तो कमाई तो चाहिए, जब खर्चा करना है तो कमाई कहाँ से आएगी? इसी किस्म के लूट मार, रंगदारी से, लोगों को मार के। तो जो मुद्दे की हम बात कर रहे थे, हमारी एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्सेस, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको जो स्रोत होता है, जो बेसिक जो है, जहाँ से बीमारी शुरू होती है, जड़ को, वो पकड़नी चाहिए। अगर आप इनकी सप्लाई बंद कर दो, सप्लाई लाइन, उस पर अंकुश रखो, तो इनका धंधा बहुत लेवल तक बंद हो जाएगा। लेकिन आप प्रोहिबिशन की तरह, जैसे दारूबंदी महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुई, बिहार में हुई, बीच में हरियाणा में भी थोड़े साल हुई थी, लेकिन प्रोहिबिशन से बाई ऑर्डर आप पूरे लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कुछ ना करने के लिए, नहीं करने के लिए। वहाँ पे लोग बागी हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरों को चीज़ नुकसान पहुँचाती है, जो दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकती है, उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आप जब हथियार पकड़ते हैं तो ये पूछते हो कि आपको ये हथियार किसने दिया। 90% तो वो भी आदमी नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि हथियार खरीदने वाला और बेचने वाला और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला तीसरा आदमी, वो आगे गैंगस्टर के हाथ में पकड़ाने वाला चौथा आदमी, और काम के बाद उससे हथियार वापस लेने वाला पांचवा आदमी। तो ये बहुत लंबी चेन होती है, मुश्किल काम है पकड़ना। लेकिन अगर पुलिस चाहे, एजेंसी चाहें, तो पकड़ सकते हैं। अभी एक पिछले दिनों में पीएफआई के ऊपर पूरे देशव्यापी हिंदुस्तान भर में रेड हुई। आधी रात को रेड शुरू होती है, किसी को पता तक नहीं चलता। सैकड़ों लोगों को नींद में से उठा के पकड़ लिया जाता है। बहुत अच्छा ऑपरेशन था। पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक ही टाइम पे स्ट्राइक किया। क्या इस किस्म का बड़ा ऑपरेशन गैंगस्टर्स के खिलाफ नहीं चल सकता? क्या गैंगस्टर्स पीएफआई से कम खतरनाक हैं? क्या इन गैंगस्टर की लिस्ट नहीं बन सकती? मुझे याद है पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर राजा अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया था कि हमने कोई 3200 गैंगस्टर की लिस्ट बनी हुई है, जिसमें 1300-1400 ऑलरेडी जेल में हैं, और बाकी लोगों को हम देख लेंगे, ठीक कर लेंगे। जब उनकी लिस्ट आपके पास है, उनके घर ठिकानों की लिस्ट होगी, उनकी जो फाइनेंशियल बैकबोन है, जहाँ से वो पैसा कमाते हैं, कहाँ लगाते हैं, अगर उसके ऊपर बराबर काम नहीं होगा तो ये लोग इसी तरह हाथों में हथियार लेके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे दिखाते रहेंगे और यहाँ लोगों को बहकाते रहेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले कि एक बीमारी बने, नासूर बने, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।